कल हम लोगों ने बेटा पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के बारे में और फ्लेम टेस्ट के बारे में। फ्लेम टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से हमने कराया था, ठीक है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए थे वो वीडियो देख लेंगे, फिर उसके बाद प्रिपेयर हो जाइएगा। पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, इसमें ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो नाउ स्टार्ट। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है अपने लोगों का, फिर उसके बाद अच्छा कल कोई आपके उसमें ग्रुप में वो आया था क्या पेपर सॉल्व करने के लिए? हमने कल एक डाला था पेपर, उसको सॉल्व करके देना भी है। यस सर, दे दिया। हाँ, रिजल्ट मिल गया? यस सर। अब वो ऑटो जनरेट था। यस सर। थर्ड प्रॉपर्टीज है मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, नॉन मेटल, तो देखो बेटा, यदि हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में कौन सी मेटल्स होती हैं, कौन सी नॉन मेटल हैं, कौन से मेटलॉइड हैं। तो बहुत ध्यान से सुन लेना, आज की बात ऐसा तुमको कुछ समझ में समझाएगा नहीं, ये बात है। तो देखो, तो क्या ये बोर्ड दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही बेटा? तो देखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप बेटा, ये मेटल्स हैं, ये मेटल, देन ये मेटल। जो फर्स्ट ग्रुप वाला है इसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल। और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स उनको कहते हैं बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अब समझिए बेटा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, कौन, 3 ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक के, इसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, या इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के भी नाम जानते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, ये भी मेटल्स होते हैं, खास बात तो ये है। अब ये जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में जब पढ़ते हैं बेटा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्या करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि बहुत सारा वेरिएशन होता है इसमें। मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड भी हैं। क्लियर है ना? अब देखो बेटा, इसको समझने के लिए जरूरी है कि जो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर जब ध्यान सुन लोगे तब समझ में आ जाएगी, हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो गए। देखो,
देखो ये जो मैंने ब्लैक कलर का यूज किया है, जो ब्लैक कलर्स को डिब्बे के अंदर बंद किए एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को बेटा कहते हैं मेटलॉइड। क्या कहते हैं? मेटलॉइड। अच्छा, जो मेटलॉइड के ऊपर वाले एलिमेंट हैं, अपर साइड के, अपर साइड, वो बेटा क्या है सारे? वो नॉन मेटल हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है बेटा? ये सब नॉन मेटल्स हैं। अब जो डाउन साइड है, नीचे हैं, उनको कहते हैं मेटल्स। इनको याद करने के लिए हमने बहुत बार आपको बताया है कि इनको याद भी करना जरूरी है। ठीक है, ये सब बेटा क्या है, ये याद भी करना है अपने लोगों को। देखो अब हम बात करते हैं बेटा मेटलॉइड की। तो यहां पर नोट डाउन कर लो, मेटलॉइड। कौन कौन से मेटलॉइड हैं? बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, एस्टेटाइन, ये सब क्या है बेटा? मेटलॉइड हैं। अब इनको याद भी करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो बेटा हमारा बनाया हुआ। बेचारी, सीता, गीता, औश्वर्या, सभी ट्यूशन आते। तो बेटा क्लियर हुआ इतना? यस सर। इतना समझ में आया हो तो बेटा हम मुझे थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं तो आपका पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, हम लोग ऑनलाइन क्विज कब रखें? लाइव क्विज चलेगा? सर हाँ, ये क्विज के चैप्टर लिए हो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो बहुत जरूरी है, कम से कम बच्चे बहुत ज्यादा होने चाहिए अपने पास। हाँ, तभी क्विज का तभी मजा आएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को बोलिए ज्वाइन करने के लिए, तभी होगा पॉसिबल। अदरवाइज कंपटीशन एक से नहीं होता, ये पता है आप लोगों को भी। कंपटीशन कब अच्छा समझ में आता है? जब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किए हों और तुम टॉप आ जाओ, है ना? भाई अकेले करोगे तो कुछ समझ में आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है ऐसा तो। अच्छा, अगली जो डिफिनेशन है, अगली जो प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कस कर ले बेटा हम। अगला जो है अपना
आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन सर वो पहले वाला पेज निकाल दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। देख लो। अच्छा देख लो, एक मिनट। हाँ अब सही है। ले लिया सर। ठीक। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये भी तो अपने आप में सोचने की और समझने की बात है। तो आओ हम मिलजुल के समझते हैं। ठीक है, देखो, मिनिमम एनर्जी required by an isolated atom to remove one electron in its neutral or gaseous state। अब इसका क्या मतलब है, मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो सब तो मजा चला खराब हो जाएगा। अब देखो, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है बेटा, क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द आइसोलेटेड सिस्टम टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स न्यूट्रल और गैसियस स्टेट। अब देखो, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाने पे, कैसा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। ठीक है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। अच्छा, ऐसा क्यों होता है इंक्रीज, इसके पीछे कहानी क्या है। सपोज दैट, ऐसे समझो, हमारे पास सोडियम है 11, क्लोरीन है 17। यदि इसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। 1 3 4 5 6 7। देखो क्या लिखा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड,
बेटा यहाँ पे देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, एनर्जी आज इंक्रीजिंग, बट डाउन डाउन टू टॉप मतलब क्या, ग्रुप में बेटा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो ऊपर से जाने पर बेटा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर बेटा इतना? अगला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या मतलब बेटा, ठीक है देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी can be defined as the tendency of an atom to accept an electron or an electron pair। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इन पीरियड इन पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी also increase and group bottom to down to top electron affinity also increase। यस बेटा बताइए, इतना क्लियर हुआ? यस खुशी, वैष्णवी, ठीक। अगली प्रॉपर्टीज है बेटा इसकी शील्डिंग इफेक्ट। समझ लो शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इसका। शील्डिंग इफेक्ट, जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं वो बता दें, मैं दोबारा वो पेज ओपन कर दूंगा ताकि उसको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो।
बाद में ये कॉपी भी करना है इसको, नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके ही बैठ गए। इट कैन बी डिफाइन as the repelling of on outer electron by the inner electron. It can also used to explain how many nuclei can control the outer electron. अभी मैं इसको समझा दूंगा पूरा शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब हुआ। इस पे लिखिए आगे, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा इतना सारा बंडर बवाल लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर मैं समझाऊंगा, देखो कैसे। यदि हम बात करें बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, देखो बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा मैं, ज्यादा बड़े नहीं लूंगा। यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इसके 5, ओ इसको ज्यादा ही हो गए, देन 2, ये रहा न्यूक्लियस, सिमिलरली ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट सेल, ये रही सेकंड सेल। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो हो क्या रहा है बेटा, पॉजिटिव को निगेटिव अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, पता है, बट ये भी तो रिपल्सन करेगा, ये पूरा रिपल करेगा इसको अच्छे तरीके से, ये भी तो रिपल करेगा, यही तो रिपल्सन है क्या, शील्डिंग इफेक्ट। ये काम क्या कर रहा है, शील्ड का काम कर रहा है। तो मैंने वही बात लिखी है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रिपेलिंग ऑफ एन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि बेटा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। It can also be used to explain how many nuclei can control the outer electrons. The effective nuclear charge decrease shielding effects. I hope पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखो डाउन द ग्रुप बेटा क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करता है।
हो गया बेटा पूरा? प्रॉब्लम हो रही है। यस बेटा बताइए। यस बेटा। यहाँ पे करता क्या? डिक्रीज। क्यों करता है बेटा? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। क्यों बेटा? ड्यू टू इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो बेटा, डाउन द ग्रुप में क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। इन पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increase as nuclear charge increase। shielding effect also increase। तो समझने की बात यह है कि बेटा शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में घटता है, शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में बेटा क्या होगा? घटेगा। अब पीरियड में बेटा क्या होता है? बढ़ता है। बोलो बेटा, समझ में आया? बेटा बोलो। हर्ष, हर्ष बेटा पूरा क्लियर है अब शील्डिंग इफेक्ट? चलिए अब हम अपनी क्लास को लीव करते हैं, ठीक है?